अक्सर हम यही सुनते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन अगर यही सपना हमें गलत रास्ते पर ले जाए तो अंजाम भी बुरा होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अंजाम दिया था एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने जिसका सपना था रातों रात अमीर हो जाने का। तारीख 19 जून 2011। इंदौर शहर का पॉश इलाका श्रीनगर, जहां पर एक ही परिवार में रहने वाली 3 महिलाओं की हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी गई थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का नाम दिया गया था। इसके साथ ही ये देश का एक ऐसा केस बना जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही इस केस में एक के बाद एक ऐसे कई खुलासे हुए जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आखिर कौन था वो जिसने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया? आखिर क्या है इस ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी और क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे केस में, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल, ये कहानी है इंदौर शहर में रहने आई 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो एक वर्किंग वुमेन थी और वो एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। आपने MLM बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज मेंबर बनाती हैं और कोई मेंबर जितने लोग जोड़ता है उतनी कमाई होती जाती है। तो हो सकता है कि मेघा ने भी इस बिजनेस के जरिए काफी पैसे कमाए होंगे। मेघा इंदौर के इस घर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपनी 70 साल की मां रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा के पति बैंक में एक मैनेजर थे और वो दूसरे शहर में रहते थे। मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन से कुछ ही समय पहले इस शहर में आया था और वो हंसी खुशी यहाँ रह रहे थे। इसके साथ ही मेघा को कीमती ज्वेलरी पहनने का भी बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर जब भी बाहर जाती थी तो वो अपने गहनों को पहनकर ही निकलती थी। एक दिन मेघा अपने इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर एक शॉपिंग मॉल में गई। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, हर कोई मॉल में शॉपिंग करने और घूमने आया था। इसी भीड़ में मेघा की मुलाकात 23 साल की नेहा वर्मा नाम की एक लड़की से हुई। नेहा दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही वो खुश मिजाज लड़की भी थी। उसे नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था। इधर नेहा का रोहित नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसकी उम्र 24 साल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नेहा के पिता एक वैन चालक थे, इसलिए घर में पैसे का अभाव रहता था। इसके साथ ही नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की एक खास बात यह भी थी कि इनके अरमान एक जैसे ही थे। दोनों ही रातों रात अमीर होने के सपने देखते रहते थे ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। इसी बीच नेहा और मेघा के बीच दोस्ती गहरी होती गई। नेहा अक्सर मेघा को कॉल करती थी, वो उसके बिजनेस के बारे में जानना चाहती थी। जब नेहा ने MLM बिजनेस के साथ जुड़ने की इच्छा जताई, 13 जून 2011 को मेघा कॉल करके नेहा को MLM बिजनेस के साथ जुड़ने को कहती हैं और उसे घर पर आने को कहती हैं। इसके बाद नेहा मेघा के घर पहुंचती हैं और फिर कुछ समय बाद वापस चली जाती हैं। इसके बाद दोपहर तक मेघा के घर पर सन्नाटा पसरा रहा। ना तो घर पर कोई दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की आवाज आ रही थी। तभी एक महिला जो कि मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास ही रहती थी, वो उनके घर के आगे से गुजर रही थी। उसने देखा कि मेघा देशपांडे का घर बंद था और आसपास खून के धब्बों से पैरों के निशान बने हुए थे। ये देखकर वो घबरा गई और उसने मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक भी तुरंत वहां पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने मेघा देशपांडे को आवाज लगाई। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद ना तो घर के अंदर से कोई बाहर निकला और ना ही किसी ने जवाब दिया। इसके बाद मकान मालिक ने घर की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर झांकते ही उनकी जोर से चीख निकली, क्योंकि घर के अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक और भयावह था। उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मेघा, उसकी बेटी अश्लेषा और मेघा की मां रोहिणी की थी। ये देखते ही मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई। धीरे धीरे जब लोगों को इस घटना की खबर मिली तो उनके घर के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस जब घर के अंदर गई तो उनका भी दिल पसीज गया, क्योंकि एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हत्या की गई थी, जिसमें माँ, बेटी और नानी शामिल थी। वहीं इस केस में सबसे बड़ा क्लू पुलिस के हाथ लगा। दरअसल पुलिस को हत्या वाली जगह से 2 बुलेट शेल मिली। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि मेघा देशपांडे की हत्या उनके सर पर गोली लगने से हुई है, लेकिन मेघा के सर पर एक ही गोली लगी थी। दूसरी गोली किस पर चलाई गई थी, ये देखने के लिए पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि मेघा देशपांडे की बेटी और मां की हत्या शरीर पर चाकुओं को गोद कर तो हुई है, लेकिन चाकू से 1 या 2 बार वार नहीं किया गया था, बल्कि कई बार चाकू गोद गोद कर बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर दूसरी गोली किस पर चली थी। जब देशपांडे परिवार की हत्या की खबर लोगों तक पहुंची तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और वे जल्द से जल्द केस को सुलझाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। लोगों के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ गया था। इसके बाद पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने की कोशिश में जुट गई, लेकिन कहीं से भी कोई और क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा था।
जब पुलिस ने हत्या वाली जगह पर पड़े खून के धब्बों की जांच करवाई तो पता चला कि इन तीनों महिलाओं के खून के धब्बों के साथ साथ वहां पर एक और शख्स का खून भी गिरा हुआ था। जिसके बाद पुलिस को इस बात का यकीन तो हो गया था कि ये खून के धब्बे जरूर खूनी के ही हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पास के ही अस्पताल में जांच शुरू कर दी कि हाल ही में किसी ने गोली लगने पर इलाज करवाया हो। एक तरफ पुलिस सबूत जुटाने में लगी थी, वहीं दूसरी ओर इस केस को लेकर पुलिस ने लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज किया और अब और सख्ती से आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू की तो ये पता लगा कि एक नंबर से बार बार मेघा देशपांडे के पास कॉल्स आती थी और इनकी आपस में काफी देर देर तक फोन पर बातचीत भी होती थी। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता लगा ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा का था। पुलिस को नेहा पर शक तो था, लेकिन अभी नेहा के खिलाफ उन्हें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। पुलिस के पास सबूत इकट्ठा करने और गुनहगार तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता था, नेहा के बारे में पता लगाना, क्योंकि यही एक छोटा सा सबूत उन्हें मिला था जो देशपांडे परिवार के हत्यारों तक उन्हें पहुंचा सकता था। अब पुलिस ने नेहा के बारे में पता करना शुरू किया और उसकी लोकेशन को ट्रैक करने लगी। जब पुलिस को यह पता लगा कि नेहा एक एटीएम के पास है तो वो भी उसी लोकेशन पर पहुंचे जहां पर नेहा थी। इसके बाद जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर गई तभी उन्होंने मौका पाकर उसे वहीं पकड़ लिया। पुलिस ने नेहा को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इधर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जिसने हत्या वाले दिन एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी और वो शहर के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। जब इस शख्स के बारे में छानबीन हुई तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा का प्रेमी राहुल था, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस का शक तब यकीन में बदला जब उन्हें यह पता चला कि देशपांडे परिवार के घर पर जो खून मिला था वो राहुल का ही खून था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की और फिर दोनों ने अपने गुनाह कबूल किए। दोनों से पूछताछ करने के बाद एक के बाद एक कई राज खुलते गए। नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा से मॉल में हुई थी, क्योंकि मेघा दिखने में काफी अच्छे और अमीर घर की नजर आ रही थी, हाई प्रोफाइल दिखने वाली थी। मेघा ने हाथ और गले में सोने की कई कीमती जेवरात पहने हुए थे। नेहा ने जब मेघा के शरीर पर इतने सारे कीमती जेवर देखे तो वो हैरान हो गई थी। तभी नेहा के दिमाग में मेघा देशपांडे के करीब जाने और उससे दोस्ती करने का ख्याल आया और वो मेघा से बातचीत करने के लिए जानबूझकर उससे जा टकराई। मेघा के हाथ में सामान था जो कि टकराने के कारण नीचे गिर गया था। नेहा ने जल्दी से सॉरी आंटी कहा और फिर सामान उठाने में मेघा की मदद करने लगी। इसी बीच उसे अच्छा मौका मिला मेघा से बात करने का। धीरे धीरे नेहा ने मेघा के साथ बात बढ़ाई ताकि वो उसके करीब जा सके। इस दौरान उसने मेघा से खूब बातें की, यहाँ तक कि वो मेघा को छोड़ने उसकी कार तक भी गई। अब नेहा को ये तो पता लग गया था कि मेघा किसी अमीर परिवार से है। मेघा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया रातों रात अमीर बनने का, और उसने मेघा को देखते ही उसे लूटने की साजिश रची और उसे अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद नेहा ने अपने इस प्लान में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी शामिल किया। उसने राहुल को बताया कि उसकी एक ऐसी महिला से बातचीत होती है जो बहुत रईस घर से है। उसके घर पर केवल महिलाएं ही रहती हैं। मेरी उनके साथ काफी अच्छी बातचीत भी है। ये सुनकर राहुल के दिमाग में भी यही ख्याल आया कि ये तो अच्छा मौका है कि घर में कोई आदमी नहीं है, सिर्फ महिलाएं ही हैं, तो क्यों ना लूटपाट की जाए ताकि उनकी आर्थिक तंगी सुधर सके और वो शादी के बाद आराम से रह सकें। उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद राहुल इस साजिश की तैयारी करने लगा। वह मन ही मन मेघा के घर में लूटपाट करने की योजना बना रहा था। उसे लग रहा था कि लूटपाट के लिए वो उनकी हत्या कर देगा ताकि कोई उनके खिलाफ बोल ना पाए, लेकिन उनके पास मेघा को मारने के लिए पिस्टल नहीं थी। इसके लिए राहुल ने सहारा लिया मनोज का, क्योंकि उसके पास एक पिस्टल थी। मनोज राहुल का दोस्त था और वो उम्र में नेहा और राहुल से काफी बड़ा था। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन नेहा और उसके प्रेमी ने इस घटना को अंजाम देना था। मेघा के घर उसके अलावा उसकी माँ और बेटी ही थी। घटना वाले दिन नेहा ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए एक बहाना बनाया ताकि वो मेघा के घर में जा सके। काम के सिलसिले में नेहा मेघा के घर पहुंची। वो मेघा से लेकर कंपनी का फॉर्म भरने लगी, लेकिन उसे भरना कैसे है इसके लिए उसने मेघा से कहा कि पास में ही उसका एक दोस्त रहता है और वो उसे यहाँ बुलाकर इस फॉर्म को भरने में उसकी मदद लेना चाहती है। इसके बाद नेहा ने फोन कर उन्हें बुलाया और प्लान के मुताबिक राहुल और मनोज भी मेघा के घर में घुस गए। घर में घुसते ही रोहित ने पिस्तल दिखानी शुरू कर दी और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे मेघा पर बिल्कुल पास से गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये राहुल वही शख्स था जिसने मेघा पर सबसे पहले गोली चलाई थी। गोली की आवाज़ सुनकर कमरे में अश्लेषा और उसकी नानी भी दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। इसके बाद उन्होंने अश्लेषा को डरा धमकाकर उससे एटीएम कार्ड लेकर उसका पिन पूछ लिया। इसके बाद रोहित ने गोली से अश्लेषा और उसकी नानी को मारने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में ये गोली राहुल के पैर में जा लगी। इसके बाद उन्होंने चाकू से मार मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद इन्होंने वहां से निकलने से पहले 1.5 लाख रुपए, 5 लाख तक के कीमती गहने और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। ये वही एटीएम कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकलवाने जा रही थी और तब पुलिस ने एटीएम के पास नेहा को पकड़ा था। इसी कार्ड के जरिए पुलिस ने नेहा को हिरासत में लिया था।
इसके बाद राहुल ने अपने पैर पर लगी गोली का इलाज करने के लिए एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। ये सब आरोपियों ने पुलिस को अपने बयान में बताया था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये उनका प्लान था कि मर्डर करके वो सारी चीजें लूट लेंगे और फिर हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ज्यादा देर ना करते हुए पुलिस ने इस केस को सुलझाया और हत्यारों को पकड़ लिया। ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई कि देशपांडे परिवार के हत्यारे पकड़े गए हैं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। दिसंबर 2013 में निचली अदालत ने इन तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी और आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपियों से मिले खून से सने कपड़े, चाकू, जूते और लूटे जेवर मौजूद किए। इसके बाद 2014 में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी जिला अदालत के इस फैसले को गंभीर बताते हुए नेहा वर्मा, उसके प्रेमी राहुल और मनोज की फांसी की सजा को बरकरार रखा और साथ ही कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी माना। नेहा वर्मा इन दिनों इंदौर सेंट्रल जेल में बंद हैं। हाल ही में वो जेल में रहते हुए अन्य महिला कैदियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पैसा एक इंसान से वो सब करवा देता है जिसका अंजाम अंत में बहुत ही भयानक होता है। इसके साथ ही हमें इस केस से ये भी सीख मिलती है कि हमें पब्लिक प्लेस में कीमती जेवरात पहनकर नहीं निकलना चाहिए। किसी अनजान शख्स से एकदम से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही सीख लेने वाली होती हैं, जिससे हम खुद की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। आपको इस केस से क्या सीख मिली, हमें जरूर बताइए। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इंदौर में ये पहली बार हुआ था जब कोर्ट ने किसी लड़की को फांसी की सजा सुनाई थी? आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट ने सही फैसला लिया? क्या कोर्ट ने उन्हें सही सजा सुनाई? आपके मुताबिक आरोपियों को और कौन सी सजा मिलनी चाहिए थी? और कैसी लगी आपको ट्रिपल मर्डर केस की ये कहानी? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।